नमस्कार साथियों, आज का क्लास है आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा क्लास। पहला क्लास हमने आपको दिया था यूरोपियों का भारत आगमन पर, जिसे आपने अच्छा पसंद किया, आपने अच्छी जानकारी भी जुटाई। दूसरा मैं क्लास लेकर के आया हूँ कर्नाटक युद्ध का, जिसे इंग्लिश में कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है। ये 3 हुए थे। प्रथम कार्नेटिक युद्ध हुआ था 1740 से 1748 तक। दूसरा कार्नेटिक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 तक। और तीसरा कार्नेटिक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 तक। इसमें हम जानेंगे कि यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, इसमें किसकी विजय हुई, कौन कौन से लड़ रहे थे, तीनों के समय क्या घटना घटी थी। सारी बातों को हम विस्तार से समझेंगे। तो मैं हूं जीवन सर और आप हमारे साथ देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। अगर आप इसी तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं घटनाक्रम को। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने ये तीनों वीडियो हमारी नहीं देखी है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री में ही आते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 वीडियो मिलेंगे, उदारवादी चरण का, उग्रवादी चरण का और गांधीवादी चरण का। तो उन्हें बिल्कुल ही ज़रूर देखें। इसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये भी वीडियो देख लें अगर नहीं देखे हैं तो अब चलिए इस वीडियो को, जो कार्नेटिक वार है, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप झंडे देख पा रहे होंगे। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? हमने पिछले वीडियो में भी कहा कि पहले आए थे पुर्तगाली। तो ये जो पहला झंडा आप देख पा रहे हैं, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का है। दूसरा यहाँ पर है अंग्रेजी का, जिसको ब्रिटिश बोलते हैं हम लोग। उसके बाद ये डच का है, और ये है आपका डेनिश का, और फिर ये है फ्रांसीसी, और ये है स्वीडिश का। ये आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये आपको काम देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर यहाँ जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, तो इसमें किसके किसके बीच में ये जो कार्नेटिक वार हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये जो पुर्तगाली थे, तो पुर्तगाल की लड़की की शादी हुआ था ब्रिटिश के राजा के साथ, जो कि हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो ये दोनों तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच संबंध हो गया। दूसरा बात, ये जो आप देख रहे हैं डच एक छोटी कंपनी थी, और डेनिश भी एक छोटी कंपनी थी, और स्वीडिश भी एक छोटी कंपनी थी। तो ये बड़े स्तर पर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास बचा एक ब्रिटिश, जिसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं, और फ्रांसीसी। तो इन्हीं दोनों के बीच में 3 कार्नेटिक वार हुए थे। आगे आप समझेंगे किस वजह से हुए थे। फर्स्ट कार्नेटिक वार में विजय किसकी हुई, दूसरे में किसकी विजय हुई, और तीसरे कैसे समाप्त हुआ, और अंततः क्या हुआ। तो चलिए विस्तार से हम जानते हैं। यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारे राजा है ना, और हमने यही बात कहा था, ये अंग्रेज के राजा, और यहाँ पर कौन है, ये है पुर्तगाली की राजकुमारी। इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। इन दोनों की शादी हो गई थी, यही मैंने आपको कहा था। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये हैं हमारे, मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ। ये तिरुचिरापल्ली के राजा हैं, ठीक है, तिरुचिरापल्ली के राजा हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अंग्रेजों को ये माफ़ कर रहे हैं। तो ये सब आपको घटनाक्रम अभी कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। जब मैं आगे बढ़ूँगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और इनकी वंशावली जो आज भी है, वो मैंने यहाँ पर लगा दी है, आप इसे जूम करके देख लें। अब हम आते हैं यहाँ पर। हमने आपको शुरू में कहा कि ये जो क्रॉस मार्क दिख रहे हैं, पुर्तगाली की शादी हुई, पुर्तगाली ने शादी किया इनके साथ, है ना, अपनी बेटी को दिया यहाँ राजकुमार के साथ। अब यहाँ पर देखिए, अब आप सवाल ये होगा किसके साथ, तो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये सब छोटी कंपनियाँ थी, है ना। तो ये छोटी कंपनियां रेस से बाहर निकल गई। कौन से रेस से बाहर निकल गई? ये जो साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहे थे, ये उपनिवेशिक बना रहे थे, अपनी कॉलोनियां बना रहे थे, अपने व्यापार पसार रहे थे भारत में। तो इन आर्थिक और इनके बीच जो आर्थिक स्वार्थ हो जाए या बिजनेस की स्पर्धा हो जाए, इसको लेकर के फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुए थे। अब आप ये समझिए, ये देखिए, यहाँ आप इस तस्वीर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा था। यहाँ जो है ये धरती है,
और इसको ज़रा गौर से समझिएगा ये क्या हो रहा है। ये जो धरती है और ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी इस धरती को बांटना चाहते थे और जिसके कब्जे में जितनी ज़मीन आ जाए वो अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। तो इसके लिए किसके किसके बीच में युद्ध हो गया, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये ब्रिटेन और फ्रांस की तस्वीर है। अब आप समझते हैं कि सुनने में लग रहा है कर्नाटक बार, लेकिन कर्नाटक तो यहाँ पर है। ये तस्वीर आप देखिए, कर्नाटक कहाँ पर है, यहाँ पर है, गोवा के पास कर्नाटक है। और कार्नेटिक कौन सा हिस्सा होता है, ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा होता है ये कार्नेटिक कहलाता है। ये वाला हिस्सा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए हरे कलर का जो दिखाई दे रहा है ये कार्नेटिक। दरअसल आप इसका स्पेलिंग देखिए, जब आप इसका स्पेलिंग देखेंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक, कर्नाटक या टका भी लिखते हैं कभी, कर्नाटका। और यहाँ पर होता है कार्नेटिक, कार्नेटिक। अब ये वाला हिस्सा को आप भूल जाइए। दरअसल हिंदी में सुनने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन इंग्लिश में ये वाला जो हिस्सा है उत्तरी सरकार ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं। यहाँ जो विशाखापट्टनम है और उड़ीसा है वो वाला इलाके को उत्तरी सरकार बोलते हैं और उसके नीचे वाले हिस्से को कार्नेटिक कहा जाता था। तो इसी चीज़ के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। देखिए यहाँ घटनाक्रम दिया हुआ है। फर्स्ट कार्नेटिक वार हुआ था 1746 से 1748, द्वितीय कार्नेटिक वार हुआ था 1749 से 1754 और तृतीय कार्नेटिक वार हुआ था 1756 से 1763 तक। अब हम घटनाक्रम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहली बात तो यहाँ दी है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध है ना, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1700, ये थोड़ा मैं एक जरा सी को कर लेता हूँ, ये लिखने में प्रॉब्लम हुई है उसको आप भूल जाइए, मैं बताता हूँ। 1746 से 1748 तक हुई थी, ठीक है। तो इसके युद्ध के कारण को समझते हैं। इस युद्ध का कारण भारत में कोई उत्पन्न स्थिति नहीं थी, यानी इस युद्ध का कारण भारत में था ही नहीं, बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में हुआ था। दरअसल यूरोप में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिनका प्रभाव भारत में भी पड़ा। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी भारत में कंपनियां आई थी ये यूरोपीय कंपनियां ही थी और इन्हीं दोनों के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। मूल घटना को जान लेते हैं। ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत का एक देश था। आपको याद होगा प्रथम वर्ल्ड वार में ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, जर्मनी ये सब धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना। तो ऑस्ट्रिया क्या है? यूरोपीय क्षेत्र का एक देश है जहाँ पर उत्तराधिकार के लिए, ध्यान से सुनिएगा, यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया अपने उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा था और वहाँ पर ये उत्तराधिकार का युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और इसी युद्ध के चलते वहाँ लड़ रहे थे तो भारत में भी लड़ने लगे। ऐसा होता है, हमारे सगे संबंधी भी अगर लड़ रहे होते हैं तो हम भी आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसा देखा गया, यह मनुष्यों की फितरत होती है। ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। यानी युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया यानी यूरोप में और उसका परिणाम पड़ गया भारतीय कंपनियों पर। तो ये थे युद्ध के कारण। अब दूसरा बात हम समझते हैं कि 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। दरअसल कार्नेटिक को ही कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। उस समय हैदराबाद के जो निजाम थे उसके अंतर्गत ये कोरोमंडल तट आता था और उन्हें प्रांतपति, उसके जो प्रांत मतलब जगह, जो इलाका हुआ, उसके पति यानी मालिक को नवाब कहा जाता था। हैदराबाद के निजामों को नवाब कहा जाता था। सर्वप्रथम 1746 में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने, किसके नेतृत्व में? तो बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर कब्जे में ले लिया। देखिए शुरुआत गलती किसने की? किसने शुरुआत की? अंग्रेजों ने शुरुआत की। उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अंग्रेजी जलबेड़े का, जलबेड़ा मतलब समुद्री जहाज़ों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बार्नेट।
बार्नेट जो थे वो कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों के जलपोतों को, यानी फ्रांसीसियों का जो जलबेड़ा था, जो जहाज था, उसको पकड़ के कब्जा में ले लिया। और फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वो थे डुप्ले। तो डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से कर दी, लेकिन नवाब ने डुप्ले की बात पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह देखा जाए तो नवाब ने भी किसका पक्ष ले लिया, अंग्रेजों का पक्ष। अंग्रेज जबरदस्ती कर रहे थे इसके साथ, तो इस पर ध्यान नहीं दिया। अतः डुप्ले ने क्या किया, बदला लेने के लिए अंग्रेजों की बस्ती मद्रास को घेर लिया, यानी घेरा डाल दिया उसके बाहर। अब देखिए घटना क्या हो रही है, अंग्रेजों ने डुप्ले की जहाज़ों को पकड़ा, जो फ्रांसीसी थी उसके जहाज़ों को पकड़ा, और इसने शिकायत की कर्नाटक के नवाब से। लेकिन कर्नाटक के नवाब ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। और जब ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज की बस्ती जो थी वो मद्रास, उसको घेर लिया। और नवाब ने डुप्ले को हटने के लिए कह दिया। देखिए, एक तो नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया, और यहाँ भी कोई फैसला ना करके डुप्ले को ही उल्टा कह दिया कि अब हट जाइए। लेकिन डुप्ले क्या किया, बोला हम नहीं हटेंगे, वो नहीं माना। फिर से आप समझिए, ये है हमारा कर्नाटक, और ये है कार्नेटिक जो कि कोरोमंडल तट में आता है। इसके ऊपर उत्तरी सरकार है कि नहीं। और इधर गोवा के पास कोंकण तट है, और ये इधर मालाबार तट है, समझिए बात को। तो यहाँ पर किसका शासन था, तो यहाँ पर था नवाबों का शासन था, जिसको निजाम तो उनका शासन था, जिसे नवाब भी कहते थे। अब देखिए अब घटना क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर जल बेड़ा है किसका, फ्रांसीसियों का। तो इसको किसने पकड़ लिया, अंग्रेजी शासकों ने पकड़ लिया। अब अंग्रेजी शासकों ने पकड़ा तो ये जो फ्रांसीसी शासक का जो अधिकारी था, वो डुप्ले, वो जाकर के कर्नाटक के नवाबों को शिकायत किया कि देखिए हमारा जहाज पकड़ लिया है। लेकिन इसने क्या किया, इसने कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। तब ये क्या किया, आज जो चेन्नई कहते हैं वही मद्रास है, जो कि यहाँ पर है, करीब इस जगह है। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है चेन्नई पर। तो यहाँ पर चेन्नई में अंग्रेजों की बस्ती थी, तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, इसको घेर लिया, घेराबंदी कर दी। तो अब देखिए यहाँ पर नवाबों ने इसको कहा कि हट जाओ भाई, लेकिन डुप्ले इस बात से नहीं माना। तो जब दो बातों पर विरोध होता है, दो विरोधियों को एक मुद्दे पर विरोध हो गया तो युद्ध होना ही है। परिणाम स्वरूप नवाबों ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देख लीजिए, गलती थी अंग्रेज की विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो गई फ्रांसीसियों के विरुद्ध। और फिर एक युद्ध सेंट थॉम का युद्ध हुआ। तो पहला युद्ध क्या हुआ, सेंट थॉम का युद्ध हुआ। सेंट थॉम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इसी को कहते हैं कर्नाटक का प्रथम कर्नाटक वार, 1746 से 1748 तक। तो आपको एक बात याद रखनी है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। गलती की थी अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेज नहीं लड़े थे। 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्सला-सेपेल की संधि हुई और ऑस्ट्रिया कर्नाटक के प्रथम युद्ध का संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हो गया। लेकिन युद्ध की देखिए आप, युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ऑस्ट्रिया से, यानी यूरोप से। तो वहाँ पर हुई संधि, यानी एक्सला-सेपेल की संधि हुई, तो यहाँ पर भी युद्ध हो गया समाप्त। शुरुआत हुई थी जहाँ से, और ऑस्ट्रिया से, और भारत में युद्ध हुआ। फिर संधि हुई ऑस्ट्रिया में, तो यहाँ पर युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में। और इस युद्ध को कहा जाता है सेंट थॉम का युद्ध, और इसी को हम प्रथम कर्नाटिक वार कहते हैं। अब इसमें एक संधि हुई, इस संधि के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया। ठीक है भाई, शांति हो गई, तो जो उसको घेरा डाला था वो वापस दे दिया अंग्रेजों को। बदले में फ्रांसीसी ने उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्राप्त किए। मतलब कि अब मैं यहाँ की ज़मीन अंग्रेजों को दे रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रांसीसियों को क्या मिलेगा, तो उसके बदले मुझे उत्तरी अमेरिका में क्षेत्र मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, फिर से आप एक बार इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब द्वितीय वार की शुरुआत होगी,
आप इसको जरा समझिएगा। प्रथम बार में तो अंग्रेज नहीं लड़े थे, द्वितीय बार में अंग्रेज लड़े थे। तो देखिए हैदराबाद में दो उत्तराधिकार के युद्ध हो रहे थे, एक नासिर जंग और एक मुजफ्फर जंग के बीच। और कर्नाटक में भी उत्तराधिकार के युद्ध हो रहे थे, अनवरुद्दीन के बीच और चंदा साहब के बीच। अब आप देखिए टिकड़ी को जरा सा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि नासिर जंग, हैदराबाद के नासिर जंग यानी पहले वाले को और कर्नाटक के अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव भी हम लोग इसको बोलते हैं, ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। यानी इस अंग्रेज के हिसाब से हैदराबाद का जो अधिकारी होना चाहिए, जिसको हम निजाम भी बोलते हैं या नवाब होना चाहिए, निजाम बोल देते हैं, तो हैदराबाद का निजाम किसको होना चाहिए? नासिर जंग को। और कर्नाटक का नवाब किसको होना चाहिए? अनवरुद्दीन को। ये कह रहा था ब्रिटिश सरकार का जो अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव। और जबकि यहाँ देखिए इसके प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी किसका सपोर्ट कर रहे थे? मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम होना चाहिए और चंदा साहब कर्नाटक का नवाब होना चाहिए, और ये सपोर्ट कर रहा था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो देखिए फिर दोनों में टकराव उत्पन्न होगा, दोनों की यहाँ मेल नहीं हो रही है। एक नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दे रहा है तो दूसरा मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का दे रहा है। और ये क्या हो रहा है? ये उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद और कर्नाटक इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया और अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी अपने अपने हितों को देखते हुए, अपने अपने स्वार्थ को देखते हुए, अपने अपने भविष्य को देखते हुए अलग अलग पक्षों को समर्थन दे रहे थे। और जब ऐसा होता है, जब बात नहीं मिलता है, तो आज थोड़ा सा कोर्ट कचहरी है, उसमें कोर्ट कचहरी नहीं होता, सीधा युद्ध होता था। तो फिर से दोनों पक्षों में युद्ध हो गया। तो प्रथम कर्नाटक वार में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, जबकि द्वितीय कर्नाटक वार में अंग्रेजी शासक रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज का अधिकारी था उसके बीच, वो और फ्रांसीसी का जो कौन था? डुप्ले, इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? दोनों कंपनियां भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रही थी। देखिए किसी के, आप देखिए कोई उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहा है तो उसका राजनीतिक मामला है, आर्थिक मतलब पर्सनल मामला है, और इसमें ये दोनों कूद रहे थे। 1748 में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु के बाद, देखिए 1748 में हैदराबाद का जो निजाम था उल मुल्क आसफ जाह, उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होगा तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा। तो निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग, देखिए फिर से आप इस तस्वीर को देखिए, पहली तस्वीर को देखिए, नासिर जंग, यानी इसके पिताजी मरे हैं तो उसका पुत्र तो बनेगा ही, तो वो बना हैदराबाद का निजाम। लेकिन उसका जो भांजा था, किसका? नासिर जंग का जो भांजा था, मुजफ्फर के निजाम पद की दावेदारी करने लगा। वो कहने लगा कि हमको बनना चाहिए, हम तो ज़्यादा पावरफुल है, हमें ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा हुनर है, तो मुझे बनना चाहिए। उसका भांजा बोलने लगा। तो यानी आपस में घर फूटा। दूसरा अब आगे देखते हैं, इधर देखिए आप फिर से इस बात को समझिएगा कि जब इसके पिताजी मरे तो इसका मतलब हैदराबाद का निजाम बना, और इसका जो भांजा था वो क्या करने लगा कि मुझे यहाँ पर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? निजाम बनना चाहिए। और इस भांजे का नाम था मुजफ्फर जंग, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने हैदराबाद की घटना समझा। अब आप कर्नाटक की घटना को समझिए। 1748 में मराठों ने, उसमें मराठे तत्कालीन कब्जा किए हुए थे, तो चंदा साहब को रिहा कर दिया। कर्नाटक में चंदा साहब ने अपने उत्तराधिकार की मांग की। सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। वो जो डुप्ले ने, जो फ्रांसीसी ने साथ दिया था वो। अब मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबुर की लड़ाई लड़ी, है ना। किसकी लड़ाई लड़ी? अंबुर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार दिया। देख लीजिए, फिर से समझिएगा। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, किसको मारा? जरा यहाँ ध्यान से देखिए। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, ध्यान से इस टिकड़ी को समझिए। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी, ये तीनों साथ देते, किसको मार दिए? तो अनवरुद्दीन को मार दिया।
है कि नहीं। और इसके जगह में आगे आप देखेंगे मोहम्मद अली को बनाया गया। अनवरुद्दीन का पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में शरण ली। यानी जो अनवरुद्दीन मारा गया उसका बेटा जान बचाने के लिए तिरुचिरापल्ली भाग गया। ठीक है, अब आगे देखिए घटना को। अब ये समझिए, फिर से देखिए, एक तो अभी बचा हुआ है ना, और ये उसका उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और ये तीनों मिल करके 1, 2 और 3 तीनों ने मिल करके किसकी हत्या करवा दी, इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, तो इसका जो पुत्र था, कौन था, मोहम्मद अली, वो जान बचाने के लिए भाग गया। अभी तक अंग्रेज कोई प्रतिक्रिया नहीं किए हैं। अब देखा अंग्रेजों ने कि फ्रांसीसियों का प्रभाव तो बढ़ते जा रहा है और इस तरह बढ़ते रहा तो हमारे लिए खतरा है। यह देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग और कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली का साथ दिया। देखिए फिर से एक बार तस्वीर आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए ये उसने क्या किया, अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दिया और मोहम्मद अली का साथ दिया। अभी ये मरा नहीं है, जो कि आगे मरेगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने किसका साथ दिया, नासिर जंग और मोहम्मद अली का साथ दिया, क्योंकि इसके पिताजी तो मारे जा चुके थे और ये भागा हुआ था, तो इसका ये साथ दिया किसने, अंग्रेजों ने साथ दिया। तो एक तरफ कौन कौन हो गए, मुजफ्फर जंग, डुप्ले और चंदा साहब, और दूसरी तरफ हो गए नासिर जंग और मोहम्मद अली और अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव। ये चलिए आगे समझते हैं। फिर से देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के प्रभाव को बढ़ते हुए देखा, वो शांत नहीं रह पाए और नासिर जंग को निजाम पद के लिए कर्नाटक क्या बोलते हैं हैदराबाद का और कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली का साथ दे दिया। 1750 में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। किसको किसको पराजित किया, ये आप समझिए। नासिर जंग ने किसको किसको हराया, मुजफ्फर जंग, डोपले और चंदा साहब को हरा दिया। इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए, नासिर जंग जो हराया त्रिगुट शक्तियों को, तो उसके सेना ने ही अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और नासिर जंग की हत्या कर दी। और इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। अब फिर से आप देखिए कि क्या बदलाव हुआ। अब देख लीजिए अब क्या घटना घटा। जब इसकी मृत्यु हो गई और ये तीनों हारे थे, तो जब ये जीता था तो ये हारा था, लेकिन जब यही मर गया तो फिर मौका मिल गया इसको बनने का ना। तो फ्रांसीसियों ने फिर से मुजफ्फर जंग को वहाँ का शासक घोषित कर दिया, जिसको बोलते हैं निजाम या आप कह लीजिए नवाब। अब आगे की घटना को देखिए। 1752 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अकाट पर आक्रमण किया गया। तो इस बार अंग्रेजों ने युद्ध किया है और रॉबर्ट क्लाइव उसका नेतृत्व कर रहे थे और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को अकाट पर मतलब पराजित किया। किसको पराजित किया, तो चंदा साहब जो कि फ्रांसीसियों के साथ में थे, उसके पुत्र पर अधिकार कर लिया। और ये खबर सुना कि उसका बेटा, चंदा साहब का बेटा वो हार गया है। किसने सुना, राजा, देखिए चंदा साहब का पुत्र था राजा साहब। तो चंदा साहब ने जब ये सुना कि उसका पुत्र राजा साहब हार गया है, तो वो भाग गया और भाग के तिरुचिरापल्ली में जाकर में छुप गया। लेकिन वहां पर तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। तो आप देखिए कौन कौन मर गया। अब आप अगर तस्वीर देखेंगे तो कौन कौन मर गया उसको ध्यान से देखिए। एक तो सेना ने इसको मार दिया, इसके पिता भी मर चुके हैं और ये भी मर गया। अब बचा 2 ठो, है कि नहीं। अब ये दोनों बचे हैं। आगे अब देखिए, अब 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया
और उसके स्थान पर गोदेहव को भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा। गोदेहव को आते ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 में पौंडीचेरी की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति हो गई। आपको यहाँ याद रखना है, द्वितीय युद्ध की शांति हुई थी पौंडीचेरी की संधि से और प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई थी एस्ला सापेल की संधि थी, जो कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। याद रखिएगा ये सब चीज। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पौंडीचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया, यानी प्रॉमिस किया कि ये नवाबों की लड़ाई है, ये इन राजाओं की लड़ाई है, हमें इसमें नहीं पड़ना है ताकि और आगे भविष्य में युद्ध ना हो। लेकिन बात यही नहीं रुकी, बात और बढ़ती रही और बढ़ने की वजह से अब देख लीजिए कि अभी तत्काल में कौन रहे। तत्काल में मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम रहा और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब रहा। और ये रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले ने ये कहा कि भाई हमें अब युद्ध में भाग नहीं लेना है इसके मामले में। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, जो 1760 में बांडीबास का युद्ध। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांडीबास का युद्ध, इसको आपको याद करना है। युद्ध था जो आयरकूट के नेतृत्व में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आयरकूट, और काउंट डी लेली नेतृत्व कर रहे थे फ्रांसीसी का। यानी दोनों का गवर्नर चेंज हो चुका है, फ्रांसीसियों का भी और अंग्रेजों का भी, ब्रिटिश का भी, दोनों का चेंज हो चुका है। अब क्या होता है कि 1756 में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं पर्सिया के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। आपसे पूछा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच में हुआ था। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हो गया। देखिए, बार बार युद्ध कहीं और हो रहा है और उसका असर पड़ जा रहा है भारत पर। 1756 में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर देती है 1756 में, ठीक है। लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लिली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा और उसके आने से युद्ध को मिल गई गति। ये देख लीजिए, ये तृतीय युद्ध की देख लें, युद्ध कितना आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हाथी से युद्ध लड़ा गया है, एक तरफ ब्रिटिश है, ये झंडे आप देखिए। यहाँ आपको भले ही छोटी मोटी तस्वीर लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हुई थी। ये तो छोटे मोटे, आप बयां कीजिए कि क्या विभीषिका रही होगी युद्ध की। अब इस तस्वीर को देखिए, घोड़ा भी मरा हुआ है, लोग मरे हुए हैं। ये कुछ आसान युद्ध नहीं था। बांडीबास का युद्ध बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज जीते। कौन जीत गए? अंग्रेज। और इसके बाद पौंडीचेरी सहित सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया और ये तीसरा अंतिम युद्ध था जिससे फ्रांसीसियों का सुपड़ा साफ हो गया। 1763 में पेरिस की संधि हुई। देखिए, 3 संधियां आपने देखी। 1700 देखिए, पहला युद्ध था एस्ला सापेल की संधि, पहला युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा हुआ था पौंडीचेरी की संधि से और तीसरा हो गया पेरिस की संधि से। और ये सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और इसके साथ कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो गया। तो ये 3 युद्ध थे और जब युद्ध समाप्त हो गया तब तक इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से फ्रांसीसियों का वर्चस्व ही खत्म हो गया। यह भी तय हो गया कि अब जो भी कुछ करेगा, जो भी पूर्णतः अधिकार होगा, वो किसकी होगी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी और फ्रांसीसी बस थोड़ा सा सिमट के रह गए, तो नाम मात्र का, जैसे कि पौंडीचेरी, माहे और कारिकल इत्यादि में। ये घटनाक्रम को आप देखिए। युद्ध का नाम है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 1748 में हुआ था। और ये युद्ध किस कारण हुआ था? उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर के। समाप्ति कब हुई? एक्सला सापेल की संधि 1748 में हुई और ये समाप्त हुई। अब इसमें फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब को हराया था। द्वितीय युद्ध हुआ 1748 से 1754 में, जिसमें दोनों कंपनियों द्वारा आपस में लड़ा गया था। क्यों? क्योंकि ये भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। और 1755 में पौंडीचेरी की संधि हुई और ये युद्ध समाप्त हो गया। यहाँ पर पकड़ किसकी आ गई थी? अंग्रेजों की। जब तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 1763 में, तो यह कारण क्या था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था और उसका प्रभाव पड़ा भारत में।
और 1763 में पेरिस की संधि हुई और इसमें अंग्रेज विजय रहे और फ्रांसीसी पूरी तरह से समाप्त हो गए भारत से। अब देखते हैं कि किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम युद्ध को सेंट थॉम का युद्ध कहा जाता है, दूसरे युद्ध को अंबुर का युद्ध और तीसरे युद्ध को अकार्ट का युद्ध और वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ कुल 4 लड़ाइयाँ हुई थी, ये नाम है जगह के हिसाब से, ठीक है। तो पहला हुआ था कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी विजय हुए थे। दूसरे युद्ध 2 बार हुआ, अंबुर का और अकार्ट का। तो इसमें डुप्ले और चंदा साहब के त्रिकूट हार गए थे। और तीसरा युद्ध नहीं है, तीसरा नंबर जो है वो भी दूसरे के अंतर्गत आता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच में हुआ था, जिसमें राजा साहब हार गए थे और अंग्रेज विजय रहे थे। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय रहे थे। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देख लीजिए, ये प्रश्न MPPCS 2016 में पूछा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किसके समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? काउंट लाली, गोदेहू, सेंट थॉमस या डुप्ले? तो ये आपको अभी हमने बताया, ये कौन था? डुप्ले था। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 2, प्रथम कर्नाटक युद्ध का सही समय कौन सा था? 1739 से 1741, 1740 से 1742, 1742 से 1744, 1746 से 1748। तो इसका सही क्रम है 1746 से 1748। तीसरा है सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? तो भाई हम आंग्ल मैसूर युद्ध तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और ये सवाल पूछा गया है SSC 2017 में। तो ये है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये तो क्या था आपका? वांडीवास का युद्ध। तो इसको देखते हैं। ऑप्शन है आपके वांडीवास का युद्ध 1760, बेदरा का युद्ध 1759, पलासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। तो आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो 3 ऑप्शन के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा ही नहीं की है। तो इसका सही जवाब है वांडीवास का युद्ध। हमने शुरू में ही कहा था कि वांडीवास का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 5, जो कि CDS 2019 में पूछा गया, कर्नाटक का प्रथम युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? हमने 3 संधि आपको कही थी। एक था एक्सला-शापिल की संधि, दूसरा पौंडीचेरी की संधि और तीसरा हमने पेरिस की संधि कहा था। ऑप्शन आपके देख लीजिए, एक चौथा है गोडेहू की संधि। तो गोडेहू कोई एक गवर्नर था, वो कोई संधि नहीं थी। तो इसका सही जवाब है एक्सला-शापिल की संधि। सवाल नंबर 6, गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी संधि? अच्छा, गोडेहू तो एक गोदेहू था वो। अच्छा, गोडेहू पौंडीचेरी की संधि को ही कहा गया है, जो 1754 में हुआ था। इसमें कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? और ये UPPCS 2017 में पूछा गया है। तो हमने आपको फिर से बता देता हूं, एक्सला-शापिल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। तो इसका सही जवाब है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। सवाल नंबर 7, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, वांडीवास का युद्ध लास्ट वाला ऑप्शन है सर आयरकुट, बी टॉमस स्मिथ, सी टॉमस रो, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान होगा, हमने कहा था अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे आयरकुट, हमने कहा था आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो सवाल नंबर 8 है, वांडीवास का युद्ध 1760 में किसने किसको हराया? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसमें क्लियर है कि ब्रिटिश ने, जो अंग्रेज थे, उसने फ्रांसीसियों को हराया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 9 ये है, और ये देखिए कब कब पूछा जा चुका है। NTPC 2016, ग्रुप D 2018 और SSC 2019। तो कितना इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? यानी कि पुर्तगाली कब गए थे भारत से वापस? तो पुर्तगाली भारत से गए थे 1961 में गए थे। इस बात को याद रखिएगा, भारत भले ही आज़ाद हुआ था
1947 में, तो वो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। लेकिन पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में आज़ाद हुआ था। तो अब बताइए कि कहाँ से पुर्तगाली का मतलब आज़ाद हुआ, कौन सा भाग तब जब आज़ाद हुआ था उसमें भी पुर्तगालियों के अंतर्गत था। गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार की तो बात ही नहीं हुई है, तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा 1947 में भी पुर्तगालियों के अधीन था और कब तक रहा? 1961 तक रहा। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है, कर्नाटक युद्ध के बीच लड़े गए थे, किसके किसके बीच लड़े गए थे? ये DSSS TGT SST 2018 में पूछा गया है। ब्रिटिश और मराठा। देखिए कर्नाटक के युद्ध ब्रिटिश और मराठा के तो बीच हुए ही नहीं थे। ब्रिटिश और फ्रेंच हो सकता है, मुगल अंग्रेज नहीं, फ्रेंच और पुर्तगाली नहीं, पुर्तगाली ने तो शादी हुआ था तो इसलिए युद्ध था ही नहीं। तो ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। सवाल नंबर 11, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ये NTPC 2016 में पूछा गया है और इसका तो हमने कई बार आपको कहा, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर भी बता दिया। एक्स-ला-सापेल की संधि से प्रथम युद्ध, गोडेहू जिसको पौंडीचेरी की संधि कहते हैं द्वितीय युद्ध, और पेरिस की संधि से तृतीय युद्ध। तो ये इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं जो आपको हमने आज आपको जानकारी दी। मेरा मानना है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो फटाक से करके बेल आइकन भी दबा लें। और आप हमें हमारी मेहनत को देखिए, कितना मैं मेहनत करता हूं आपकी वीडियो बनाने के लिए। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं एक अच्छी वीडियो के लिए, तो एक लाइक जरूर कीजिए। लाइक में आप लोग कंजूसी करते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।